हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल साउंड सीटेट एकेडमी में। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है कि उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड जो लखनऊ उत्तर प्रदेश की सूचना विज्ञप्ति जारी कर दिया गया है, जो कि पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। ठीक है दोस्तों, जो कि नए वेतन मान बैंड 5200 से 20,200 और ग्रेड पे 2000 नए वेतनमान के मैट्रिक रुपये 71,700 के अंतर्गत निम्नलिखित पदों का ऑनलाइन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों चलिए, अब हम आरक्षी नागरिक पुलिस के जो श्रेणी और पदों की संख्या है उसको बताते हैं। अनारक्षित जो कि 24,102 सीट, EWS 6,024 सीट जो कि अनारक्षित में ही आता है, आपको ये ध्यान रखना है। EWS जो अनारक्षित में जो कमज़ोर व्यक्ति हैं, जैसे आय में कमज़ोर व्यक्ति हैं, 8 लाख से कम आय है उनकी, तो उनको EWS कैटेगरी में रखा जाएगा और वो अपना EWS अपने तहसील से जाकर बनवा सकते हैं। ठीक, चलिए। अन्य पिछड़ा वर्ग जो कि 16,264 सीट है और अनुसूचित जात 12,650 सीट और अनुसूचित जनजाति जो कि 1,204, जिसको 1,204 सीट बोल सकते हैं। सभी पदों की टोटल संख्या है जो कि 60,244। ठीक है। अब दोस्तों, आरक्षी नागरिक पुलिस पद पर भर्ती हेतु पुरुष और महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे। चलिए, इसमें देखिए जो कि आपको इसमें बताया गया है। ठीक, और ये तो आपको सब मालूम है कि परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है। ठीक, और यहाँ पे ये भी दिया गया है, भर्ती किसी भी समय या भर्ती किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताए निरस्त की जा सकती है। तो दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है, आपका पैसा भी डूब सकता है। मगर वैसे चुनाव का समय है और भर्ती निरस्त करने का कम चांस है, तो आप लोग तैयारी बनाए रखिए। चलिए, ऑनलाइन आवेदन का जो समय सारणी है उसको जान लीजिए। प्रारंभ होने का 27/12/2023 और अंतिम तिथि 16/1/2024। ठीक है, जो कि शुल्क और समायोजन एवं आवेदन की संशोधन की अंतिम तिथि रहेगी 18/1/2024। आवेदन शुल्क जो कि प्रक्रिया 400 रुपये मात्र निर्धारित किया गया है जनरल OBC, EWS और SC/ST सभी के लिए। वार्ताएं हैं जो राष्ट्रीय भर्ती के लिए आवश्यक अभ्यर्थी जो भारतीय नागरिक हो, हमेशा ध्यान रखिए, और तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में अस्थायी निवासी अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आ गया हो। ठीक है। भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति जिसे भारत में अस्थायी निवास करने के लिए अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश, केन्या, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, ठीक है, पूर्ववर्ती तांगनिका और जांजीबार से प्रव्रजन किया हो। ठीक, परंतु उपयुक्त श्रेणी ख या ग के अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो। ठीक, मगर देखिए, श्रेणी ख जो कि के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जाएगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक अभिसूचना शाखा उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले, वही भर सकता है। ठीक, चलिए, टिप्पणी है, देख लीजिए। ऐसे अभ्यर्थी को जिनके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किंतु वह न तो जारी किया गया हो, न देने से इनकार किया गया हो, किसी परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है। उसे इस शर्त पर अंतिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि वो आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा निर्धारित समय सीमा में प्राप्त कर लिया जाए और उसे पक्ष में जारी कर दिया गया हो। ठीक, अब शैक्षिक अर्हताएँ आपको तो मालूम है, जो कि भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसे समकक्ष अर्हताएँ आवश्यक होनी हैं। ठीक है, और आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र तत्समय उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएँ हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए, ठीक है, अपेड
अथवा सम्मिलित होने वाले अपायरिंग अभ्यर्थी प्राप्त न पात्र न होंगे। ठीक है दोस्तों, आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता में यथार्थता, शुद्धता एवं समकक्षता का सिद्ध करने के लिए अभिलेखों के साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। इस संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा, ये ध्यान रखना है। अधिमानी अर्हताएं ये आपको मालूम होना चाहिए। देखिए, अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस आगे आपको बढ़ना है तो आपके पास अगर DOEACC या NILET द्वारा सोसाइटी से कंप्यूटर में O स्तर का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो तो आप लगा सकते हैं। प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या तीसरा है राष्ट्रीय कैडेट कोर का B प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। ठीक, उससे आपको लाभ मिलेगा। अब चलिए आयु में देख लेते हैं दोस्तों। भर्ती के लिए आवश्यक है कि पुरुष अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो। ठीक है, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद नहीं होना चाहिए। ठीक, ये जो है पहले जनरल कैटेगरी के लिए ही था, क्योंकि इसमें 3 साल जो है OBC को छूट मिल जाता था और 5 साल SC ST को। अब दोस्तों क्या है, अभी सरकार ने जो है 5 साल का छूट OBC को भी दिया है और SC ST को भी दिया है, और अभी जल्द ही सरकार ने 3 साल का और छूट जारी किया है हर अभ्यर्थी के लिए। तो दोस्तों ये 22 साल प्राप्त न किए हो तो अब इसका हो जाता है जो है 23, 24, 25 साल की आयु प्राप्त न की हो जनरल कैटेगरी ने। ठीक, तो दोस्तों चलिए अब हम और आगे आपको बताते हैं। महिला अभ्यर्थी वही है जो कि 18 और 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, इसको भी 5 साल का छूट मिलता है। ठीक, परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य श्रेणियों को केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी को अधिकतम आयु की सीमा में छूट मिलेगी। ठीक, चलिए आपको तो मालूम है चरित्र कैसा होना चाहिए, आपको पुलिस विभाग में रहने जैसा चरित्र हो। अब वैवाहिक परिस्थिति के बारे में जान लीजिए। अगर आप शादी किए हैं, आपकी शादी हुई है और आप फिर एक शादी कर लिए हैं वो भी, ठीक है, जैसे डाइवोर्स ना हुआ हो या वो पत्नी जीवित हो, आप दूसरे से भी शादी कर लिए हैं, तो विवाह की स्थिति में तो आप जो है पुलिस विभाग में भर्ती नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी दोनों पत्नियां जिंदा हैं और अभी डाइवोर्स भी नहीं हुआ है और उस पत्नी का देहांत भी नहीं हुआ है। ठीक है, 2 पत्नियां आप रख के भर्ती नहीं हो सकते हैं। अब देखिए इसमें दिया हुआ है शारीरिक स्वस्थता, जो कि किसी अभ्यर्थी को सेवा के किसी पद तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो। ठीक है, अब भर्ती प्रक्रिया आपको मालूम है कि आप UPPBPB.gov.in पर जाकर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड जो है उस पर जाके आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिए। ऑफलाइन कोई इसमें नियम नहीं है, आप ऑफलाइन नहीं भर सकते। लिखित परीक्षा होगा जिसको जो कि 300 अंकों का होगा और 2 घंटे का होगा। ठीक है, जिसमें 4 विषय होंगे: सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता तथा मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता। ठीक है, अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने पर ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, इस लिखित परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होने वाले हैं, जो कि एक प्रश्न का जो है 2 अंक मिलेगा और गलत उत्तर के लिए 0.5 ऋणात्मक होगा।
जो कि 1/4 जो है ऋणात्मक होगा। ठीक, चलिए OMR आधारित परीक्षा प्रणाली के अनुसार संपन्न कराई जाएगी। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम 1 पर संलग्न है। ठीक, अब देख लीजिए, आपको सही उत्तर निर्धारित अंक मैंने बताया 2 और ऋणात्मक 0.5। ठीक, अब डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के लिए मैं इसमें बता दूं कि जो लिखित परीक्षा में सफल पाए जाएंगे उनके अभिलेखों समीक्षा के शारीरिक मानसिक परीक्षण अवश्य सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी और कुल रिक्त पंक्तियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड योग्यता के आधार पर राज्य की आरक्षण नीति के अनुसार इस परीक्षण के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या विनिश्चय किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए दोस्तों, इसमें आगे हम बढ़ते हैं। जो कि आपको मालूम होगा कि इसमें कुछ प्रमाण पत्रों की आवश्यकता है, जो कि शारीरिक पुरुष अभ्यर्थियों को न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है। जो एक ऊंचाई, पहला ऊंचाई रखा जाता है जो 168 सेंटीमीटर होने वाला है। अनुसूचित जनजाति के लिए सिर्फ 160 रहने वाला है। ठीक, सीना जो कि अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाकर 84 होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति के लिए 77 बिना फुलाए और 82 फुलाकर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर जो है सीने का फुलाव अनिवार्य है। ऊंचाई के लिए देख लीजिए आप, महिलाओं के लिए जो कि सामान्य और पिछड़े अनुसूचित जातियों की वर्ग के हैं वो 152 सेंटीमीटर और 147 अनुसूचित जनजातियों के लिए होना आवश्यक है। ठीक, चलिए, और महिला अभ्यर्थी न्यूनतम वजन 40 किलोग्राम इसमें दिया गया है। ठीक, उससे ऊपर होना चाहिए। अब इसमें देखिए, दौड़ के लिए आपको तो मालूम है कि सभी जो है शारीरिक और जो है परीक्षा में और जो है परीक्षा में और शारीरिक परीक्षण में अगर पास होते हैं, वो सफल होते हैं, तो उनको पुरुष अभ्यर्थियों को 4.8 जो कि 5 किमी ही मान के चलिए, 5 किमी जो है 25 मिनट में, और महिलाओं को 2.4 किमी जो कि 14 मिनट में पूरा करना आवश्यक होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर वो नहीं पूरा कर पाते हैं तो वो दौड़ से जो है उसी समय परीक्षा से बाहर हो जाएंगे, भर्ती में नहीं रखे जाएंगे। और अंतिम सूची योग्यता जो कि जारी की जाएगी मेरिट बनाने के बाद। बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची नहीं तैयार की जाएगी, ध्यान रखिएगा। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को वरीयता प्रदान की जाएगी। जो अधिमानी अभ्यर्था यदि कोई हो रखते हों, एक से अधिक अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी को केवल एक ही अधिमानी अर्हता के लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद यदि 2 या 2 अंक समान होता है तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को अधिमान प्राप्त किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यदि उपयुक्त विचारों के बाद भी 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों का अंक एक समान हो तो अभ्यर्थी की अधिमानता व अवधारता हाई स्कूल प्रमाण पत्र में उल्लिखित उनके नामों के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार किया जाएगा। ठीक, और आरक्षण और आयु सीमा आपको तो मालूम ही है। इसमें आरक्षण जो है किसको कैसे मिलने वाला है मैंने अभी आपको बता दिया। EWS किस तरीके से, और इसमें होमगार्ड से जो आरक्षण है वो अलग तरीके से है, जो कि यहाँ पे देखिए सूची दी गई है। देखिए, अनुसूचित जाति के लिए इसमें 5 वर्ष की अधिकतम छूट, ठीक है, जो सरकार अभी फिर से 3 वर्ष और बढ़ा दी है, तो इनका 8 वर्ष हो गया। और चलते हैं अनुसूचित जनजाति जो कि 5 वर्ष, ये जात प्रमाण पत्र लगाएंगे ये भी, तो इनको 5 वर्ष था, इनको भी 3 वर्ष मिल गया, तो इनका क्या हो गया 8 वर्ष हो गया। अन्य पिछड़ा वर्ष इनका भी 5 था, तो अब कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, आर्थिक रूप से कमज़ोर तो वो EWS प्रमाण पत्र लगाएंगे। ठीक है, इनको 10% छूट है इनको। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ठीक है, इन लोगों के लिए जो है
पहले ये जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर जो दिखाया गया है, अब सरकार ने 3 वर्ष जो सबके लिए छूट दिया है इसमें भी होगा, तो 22 के बाद 23, 24, 25 वर्ष तक हो गया। ठीक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इसमें भी 25 वर्ष। ये भूतपूर्व सैनिक तो ये 3 वर्ष पहले से था, इसमें 5 तो ये 8 वर्ष हो गया। ठीक, होमगार्ड के लिए भी 25, महिला के लिए भी 25। ठीक है, सॉरी महिला का जो है ज़्यादा था तो 25, 30 हो गया उनका। ठीक, अब दोस्तों आपको अगर कोई भी दिक्कत होता है तो आप हमसे फिर इसमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, किसी भी फॉर्म भरने से लेकर जो है। तो दोस्तों मैं अभी थोड़ा सा ये आपको बता देता हूँ। देखिए, आवेदन कैसे होगा, ये डिजी लॉकर के माध्यम से अपलोड करना होगा आपको, और फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर जो कि इसमें दिया हुआ है, सूचनाओं के अतिरिक्त फ़ोटो हस्ताक्षर अलग अलग अपलोड करना है, जो कि अपनी रंगीन फ़ोटो आवेदन में उल्लिखित न्यूनतम 20 KB तथा 50 KB व हस्ताक्षर 5 KB से 20 KB के का स्कैन करें। यह भी ध्यान रखें कि रंगीन फ़ोटो नवीनतम होनी चाहिए। रंगीन फ़ोटो का आकार 35 मिमी 1.4 इंच और 45 मिमी 1.75 इंच का होना चाहिए, जिसके फ़ोटो का लगभग 70% भाग चेहरे का आच्छादित हो, जो कि मतलब क्लियर आपका फ़ोटो होना चाहिए। ठीक, अब देखिए, चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए, चेहरे पर अत्यधिक चमक छाया नहीं होनी चाहिए। नामांकन के लिए फ़ोटो 6 महीने के भीतर लिया गया हो। सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि आवश्यक है, ये हमेशा ध्यान रखिए। ठुड्डी से शिखर तक साफ दिखता हो। ठीक, तटस्थ अभिव्यक्ति, मुंह बंद, आंखें खुली होनी चाहिए, चेहरे के दोनों किनारे, दोनों कान साफ दिखते हुए। ठीक है, कैमरे पर सीधी नज़र हो, चश्मा पहनने की स्थिति में आंख साफ दिखाई देनी चाहिए, ग्लास रंगीन नहीं होनी चाहिए, फोटो में टोपी मफलर आदि धारण नहीं करना चाहिए। ठीक, चलिए, जेपीजी फाइल में स्कैन करना है और इसको अपलोड करना है। ठीक, जो कि महत्वपूर्ण बिंदु हम बता दें आपको, वेबसाइट पर जाइए, पंजीकरण करिए, पंजीकरण करने के बाद आवेदन फार्म भरिए, आवेदन फॉर्म भरने के बाद आप जो है उसमें फीस का पेमेंट करें और उसको पूर्ण करें। ठीक है, जो कि फ़ोटो अपलोड करने के बाद, और इसमें आपको अगर पहले से आप शासकीय सेवा में थे तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लगाना ज़रूरी होनी चाहिए। ठीक, और किसी सेवारत अभ्यर्थी की फ़ोटो में कोई वर्दी धारित नहीं होनी चाहिए। आवेदन पत्र पर चस्पा किए जाने रहे फ़ोटो अथवा लिखित परीक्षा सहित भर्ती प्रक्रिया किसी चरण में भाग लेते समय यदि कोई वर्दी धारित नहीं करनी चाहिए। ठीक, अन्यथा चयन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक, तो दोस्तों अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो हमारे जो है कोई भी दिक्कत आपको होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जो है अपने प्रश्न को डालिए, हम उसका उत्तर अवश्य देंगे आपको। ठीक है दोस्तों, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।